हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो देखो, ये जो वीडियो है ये मतलब किसी भी तरह के अपडेट से रिलेटेड नहीं है। ये एक ऐसा वीडियो है जो अगर आप पूरा देखते हो तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको टीयर 1 एग्ज़ाम जो होने वाला है 2025 का CGL उसे क्लियर करने में इतना ज़रूर आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर कैसे करना है। ठीक है, आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे गलती कर रहे हो और क्या इम्प्रूव कर लो तो आपके चांसेस पूरे पूरे हो जाएंगे। जिसे इन अदर वर्ड्स आई कैन से गारंटी कि मैं क्यों गारंटेड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि अगर आप, ऑब्वियस सी बात है, कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप फॉलो करते हो, बाय हार्ट फॉलो करते हो, तो आपको मतलब टीयर 1 जो एग्ज़ाम है वो बड़े आराम से आप क्लियर कर सकते हो। जब टीयर 2 में आप तभी पहुँचोगे जब आपका टीयर 1 क्लियर होगा। ठीक है, तो इसलिए कुछ लोग टीयर 1 को बहुत हल्के में लेते हैं और उसके बाद में 1 नंबर, आधा नंबर, या फिर कुछ लोग तो बहुत दूर रहते हैं, बट इवन आधे आधे नंबर से भी लोगों का रह जाता है। आधा क्या मतलब पॉइंट के आगे, डेसिमल के आगे भी कई सारे डिजिट्स में भी जब चल रहा है कट ऑफ, तो वहाँ से भी रह जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मतलब क्या करा जाए कि क्या ऐसा कौन सा अप्रोच है, वो मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें कि आपको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए ये जो आखिरी 30-35 दिन बचे हुए हैं इनमें। ठीक है, इन अदर वेज द लास्ट मंथ स्ट्रेटजी फॉर द CGL 2025। फॉर श्योर मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इसे फॉलो करते हो बाय हार्ट तो आपका एग्ज़ाम टीयर 1 जो है वो एब्सोल्युटली बहुत अच्छे नंबर से, एटलीस्ट 150 प्लस, आप अगर आप अभी आपका मॉक में भी गिरा हुआ नंबर तो भी आपके नंबर उठने लगेंगे और आप 150 प्लस स्कोर लाने ही लगोगे और वही आपका रिज़ल्ट मतलब एक्चुअल एग्ज़ाम में भी दिखेगा। चाहे वो TCS करवाए, चाहे वो ADQT करवाए, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये सब से स्टूडेंट का कोई लेना देना नहीं होता है, कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी एजेंसी एग्ज़ाम करवाए, आपका एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर होगा। तो आप इस वीडियो को देखो पूरा, मेरा ही सजेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें मैं क्या क्या बेसिकली डिस्कस करने वाला हूँ, किन किन पॉइंट्स पे, मैं एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स पे बोलूँगा जिनका मैटर करता है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, सबसे पहले बताऊंगा कि सिलेबस से रिलेटेड क्या होना चाहिए, क्या अप्रोच है, और फिर आपको अवॉइड क्या क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस किस तरीके से आपको करना है, मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में जो लास्ट मंथ यानी कि 30 से 35 दिन है उनमें आपका सोर्स क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट का अलग डिमांड होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, टाइम मैनेज कैसे करना है, और आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस आपको पेपर अटेम्प्ट करने में कितना कितना टाइम कहाँ कहाँ देना है, वो कैसे करना होगा, उस बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट में हम बताएंगे कि पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी कैसे होगी इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। अगर मैं सबसे पहले आपको बात करूँ सिलेबस की, ठीक है, तो देखो, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे थे CGL 2025 के एग्ज़ाम के लिए और आपका टीयर 1 आपको पता है कि अगस्त में आ चुका है एग्ज़ाम, तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आपका जो सिलेबस है वो अब तक कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। ठीक है, बट अगर नहीं हुआ है, ऐसा बहुत सारा मतलब बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो सिलेबस नहीं कंप्लीट कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि जैसे क्वांट है, तो क्वांट में कुछ लोग क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी पढ़ने का मन नहीं करता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गया, PNC यानी कि परमुटेशन कम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, किसी का प्रॉफिट एंड लॉस वीक है, किसी का मतलब डिस्काउंट वाली चीज़ें वीक हैं, ऐसे ऐसे करके सबका एक मतलब वीक पार्ट होता है और कुछ स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। तो ऐसे में क्या करा जाए, इंग्लिश हो गया, हर एक सब्जेक्ट में, रीजनिंग हो गया, कहीं किसी का ब्लड रिलेशन नहीं अच्छा है, तो क्या सजेशन होना चाहिए सबसे बेस्ट कि अब अभी आपको क्या करना चाहिए अपने सिलेबस को लेके। तो देखो, ऐसा बहुत सारे लोग आपको बताएंगे, ऐसा बोलते हैं कि अब जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ जाता है तो आपको नई चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, बट ये मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक, ऐसा इसलिए नहीं सही है कि अगर आप पूरा का पूरा कोई भी टॉपिक अगर आप इग्नोर करके चले जाते हो तो उसका आपको पक्का 100% लॉस होना है, और अगर उसे ज़रा सा भी देख के जाते हो तो वो 100% लॉस वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक, तो कहने का ये मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं आपको अपना पर्सनल मतलब बताऊं एक्सपीरियंस, मैंने जब 2023 वाला एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरा कभी भी एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ने का मन नहीं करता था, पता नहीं क्यों, मुझे मतलब इंटरेस्ट ही नहीं आता था। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आते थे, चाहे वो मॉक्स हो, चाहे वो एक्चुअल एग्ज़ाम हो, जब भी मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस में करा है तो वो मेरा हमेशा गलत ही हुआ। ठीक है,
बट इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ करा और 2024 वाला एग्ज़ाम जो था उसमें मैंने एग्जैक्टली वही चैट जीपीटी से सारा का सारा बनवा लिया कि एक टेबल में बना के मुझे दे दो शॉर्ट फॉर्म में, जैसे मैं याद कर सकूँ अच्छे से। आपको हाँ मुझे ध्यान आया, आपको मतलब चैट जीपीटी का फुल यूज़ करना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को लेके, और ख़ास करके सीजीएल में तो बहुत ज़्यादा आपका ये मदद कर सकता है चैट जीपीटी। तो अभी जो बहुत अच्छे से यूज़ करो। तो ये चीज़ें मैंने मतलब उसमें देखा, बहुत अच्छे से नहीं कि मुझे सारा एक्टिव पैसिव आ गया, बट हाँ जो एग्ज़ाम में आया फिर 2024 वाले मैंने सही किया, बिल्कुल नहीं गलत हुआ। ठीक है, तो इसलिए जो भी चीज़ें अभी आपकी बची हुई हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि उसको पूरा का पूरा पढ़ डालो, बट उसे एटलीस्ट ओवरव्यू उसका ज़रूर ले लीजिए कि उसमें क्या है। कोई भी चीज़ें हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का, मैं जीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको आप कवर करने बैठोगे तो हो नहीं पाएगा। तो बाकी का आप किसी भी मतलब सिलेबस में किसी भी चीज़ में अगर आपने कुछ छोड़ रखा है अभी तक, तो उसे एटलीस्ट एक बार ज़रूर देखो, ये मेरा सजेशन है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा देखते हैं कि तो व्हाट टू अवॉइड। ठीक है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अवॉइड क्या करना है। अब देखो, मान लो कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर हो गया, चाहे वो आप मॉक दे रहे हो, चाहे वो एग्ज़ाम दे रहे हो एक्चुअल का, हर शिफ्ट के हर एग्ज़ाम में, हर पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको अटेम्प्ट नहीं करने होंगे। ठीक है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं अटेम्प्ट करना है? वो समझ में आएगा आपको प्रैक्टिस से, जो मेरा अगला वाला पॉइंट था कि प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे तो इस प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है? प्रैक्टिस से आपको दो चीज़ें सीखनी होती हैं बेसिकली। वो ये सीखना होता है कि देखो, पहली चीज़ प्रैक्टिस से ये सीखनी होती है कि जो आपने अभी तक पढ़ रखा है, जितना कुछ आपने स्टडी करा है, उसको आप जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में कैसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, इस चीज़ की प्रैक्टिस। और दूसरी प्रैक्टिस कि जो आपने ऐसे कितनी चीज़ें अटेम्प्ट करा, ठीक है, जो हर बार आपसे गलत हो रहा है। ठीक है, यानी कि इस प्रैक्टिस जो मैं कह रहा हूँ, इससे मैं आपको जो मॉक हो गया, उसमें मॉक में प्रैक्टिस करने में मैं फुल मॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट्स मतलब जितने होते हैं सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज, उन सब सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो आप ये मतलब एलिमिनेट करो, ये फाइंड आउट करो कि क्या है जो आपका हमेशा टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसा क्या है, जैसे एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, इसमें आपने जब सॉल्व करा, कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमेशा आपका गलत हो जाता है और टाइम आपका 3-4 मिनट लेके चला जाता है। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करना सीखो। ठीक है, आप मत करो इसको सॉल्व। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जब एग्ज़ाम में बैठे तो ये जो ट्रेन इधर उधर रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसको आप देखते ही छोड़ दिए। आपको पढ़ना होगा, एटलीस्ट एक बार इसे ज़रूर पढ़ो, हो सकता हो बहुत ईजी क्वेश्चन हो, आपका हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि मॉक इतना ज़्यादा दो, इतना ज़्यादा टेस्ट दो कि आपको रियलाइज़ हो जाए कि आपको क्या चीज़ छोड़नी है। वो आपको कोई बता नहीं सकता कि आपको क्या छोड़ना चाहिए। वो आप जब मॉक दोगे खूब ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि आपको क्या नहीं करना है। उसके बाद में अटेम्प्टिंग मॉक्स। मॉक का सबसे बेहतरीन यूज़ कैसे किया जा सकता है मॉक्स का, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मॉक का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस होता है। अब वो मैं सिर्फ फुल टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सब की बात कर रहा हूँ। इसका आप फुल प्रूफ यूज़ करो टाइम अपना यूटिलाइज़ करने के लिए, कैसे आपको टाइम मतलब मैनेज करके चलना है। और उसके बाद में बेस्ट यूज़ मॉक का तब होता है जब आप मॉक को सबमिट करने के बाद में उसको एनालिसिस उसकी करते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट एक बार ज़रूर देख डालो सारा का सारा जो आंसर्स होता है। और इसमें मैं एक बात और बता दूं कि ये जो टाइम चल रहा है इसमें आपको क्या करना चाहिए कि जीएस के जितने भी मार्क्स हैं, जीएस के और इंग्लिश के भी, ये सब अगर आप में बचे हुए हैं, ऐसा आई थिंक इस बार 1700-1800 टेस्ट है उसमें टेक्स्ट बुक में, तो ऐसा तो है नहीं कि हो सकता हो कुछ लोगों ने सारा कर लिया हो, बट अगर आपने नहीं कर रखा है इंग्लिश जीएस में, तो आप सीधे टेस्ट खोलो, उसे सबमिट कर दो, और सबमिट करने के बाद में उसका आंसर देखो और कैसे सॉल्व हो रहा है। ये काम ज़रूर करो, इसका बहुत फ़ायदा होता है। 1-2 टेस्ट देखने से नहीं फ़ायदा होगा, बट अगर आप जब 50-60 ऐसे करते चले जाओगे तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि इसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, ये जो मतलब ये जो प्रैक्टिस है कि आप टेस्ट को, अगर मान लिया आपके पास में नहीं टाइम है, नहीं कर पाए, बट इसे सीधे टेस्ट को ओपन करा, ओपन करने के बाद में सीधे उसे सबमिट कर दिया, और सबमिट करने के बाद में उसे एनालाइज़ किया, एनालिसिस करके उससे सीख लो। जीएस में मतलब मैं बता रहा हूँ कि करंट अफेयर जो होता है,
करंट अफेयर में मंथली टेस्ट्स होते हैं, इसमें टेक्स्ट बुक में भरे हुए होंगे मंथली, और 15-15 दिन पे भी उनका बना हुआ होता है। तो ये सारा ओपन करो, इसे सबमिट करो, और सबमिट कर करके सबके आंसर्स चेक कर डालो कैसे क्या क्या है, वो आपको ऑटोमेटिकली याद होता चला जाएगा। वो क्योंकि वहाँ पे आप टिक करके जैसे ही मतलब आपने टिक किया तुरंत आपको बता देता है सही है या गलत है, ठीक है। वो टेस्ट में नहीं याद होता है, टेस्ट में आप याद करोगे फिर आंसर देखोगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। बट अगर ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है तो वहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब आप क्लिक करो और वो बता देगा सही है गलत है। तो आपको जो मेमोरी होती है वो पिक्टोरियल मेमोरी में सेव हो जाता है, और एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम तक वो बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको मॉक का यूज़ करना है, यानी कि आपको प्रैक्टिस करना है मॉक में, टाइम मैनेज करना है, और दूसरा चीज़ की सबमिट कर करके जीएस और इंग्लिश के जो टेस्ट हैं उन्हें उनका फुल यूटिलाइजेशन करना है। उसके बाद में अगला पॉइंट जो है वो ये है कि लास्ट मंथ सोर्सेस। अब आपको सोर्स चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई नया सोर्स ऐड करने की ज़रूरत है। मैं आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दूं, सबसे बेहतरीन टास्क है सिर्फ़ और सिर्फ मॉक, वो भी टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड। मैं यही दोनों प्रेफर करूँगा। आपको अगर और टफ पे जाना है या कुछ और करना है तो पंडित्स वगैरह मैंने कभी किया नहीं है, बट आप कर सकते हो। तो मतलब कि अब आपको सोर्स पे कुछ नहीं चेंज करना है, ना ही कोई मतलब वेरिएशन लाना है अपने सोर्सेस में। बस मॉक्स दो और मॉक्स के आंसर्स को एनालाइज करिए, और एनालिसिस करके उसका अपना प्रॉफिट देखिए, उसे नोट डाउन करिए जो भी है। मतलब हर एक मॉक जितना है सारा दे डालो, कुछ भी उसमें ना बचे। तो ये चीज़ हो गई। लास्ट मंथ सोर्सेज में आपको कुछ भी नहीं, ना तो ऐड ऑन करना है ना तो कुछ अपना उसमें चेंज करना है। सब्जेक्ट वाइज अप्रोच यही है कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो जीएस में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। जो आ रहे हैं सिर्फ अपना मतलब एक्यूरेसी के साथ में जितना आ रहा है उसे अटेम्प्ट कर लो जीएस में। क्वांट जो है, क्वांट में आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही होंगे। जैसे कि 25 क्वेश्चन है, इसमें से एटलीस्ट आपका 23-24 सही होना चाहिए। ये 23 पे तब आना चाहिए जब आपका जो रीजनिंग है वो 25 में से 25 सारे सही हो या तो 24। ये कैसे होगा, ये अचीव कैसे किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ लास्ट पॉइंट जो मैंने बोला, प्रैक्टिस जो जितना ज़्यादा करेगा उसके उतने ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा रेलेवेंस हमेशा था, है और रहेगा, चाहे वो जो एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, हर जगह प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस का इतना ही रेलेवेंस होता है। तो आपको सारा का सारा प्रैक्टिस करना चाहिए। और उसके बाद में बचता है हमारा इंग्लिश में 25 में 25 आराम से किया जा सकता है। तो आप खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आपके नहीं आ रहे हैं 25 में 25 तो सारे के सारे जो सेक्शनल और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं इंग्लिश के वो सब दे डालो सबमिट कर करके, और उनके आंसर चेक कर करके आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपका नंबर जो है वो बढ़ने लगा इंग्लिश में, ठीक है। और ऐसा कुछ उसमें अलग सा नहीं काम करना है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करूं तो आपके पास में 4 चीज़ें हैं। क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश और जीएस। तो मेरा मानना है कि जिस सीरीज़ में एग्ज़ाम दिया हुआ होता है उसी सीरीज़ में एग्ज़ाम करते हुए जाना चाहिए। बट अगर आप कुछ भी पहले या बाद में चुनना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है। टाइमिंग की बात करूँ तो 4 मिनट जीएस में और 8 मिनट इंग्लिश में, तो ये दोनों मिला के 12 मिनट हो गए। और जो आपके पास 18 मिनट बचे वो जाते हैं रीजनिंग में। उसके बाद में एग्जैक्ट 30 मिनट्स आपको मिलते हैं क्वांट के लिए, ठीक। ये बात हो गई। ये 1 घंटा ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 4 मिनट यहाँ पे, 8 मिनट यहाँ पे, 18 मिनट इधर और 30 मिनट इधर। और उसके बाद में नंबर की बात करूँ तो ये जो क्वांट है, ये रीजनिंग है, ये इंग्लिश है और ये जीएस है। जीएस में आपका एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है, जितना आपको आता है उतना आप अटेम्प्ट करो। ये आपको मतलब कट ऑफ पार करवाएगा और कट ऑफ तक पहुंचा देंगे ये तीनों। कैसे? क्वांट में आपको 23 से 24 करेक्ट करना है। 23 पे तब आना चाहिए जब रीजनिंग आप 24 से 25 सही कर लो, ठीक। इससे नीचे ये ना हो। बट ये नहीं कि आप क्वांट में खूब ज़्यादा मतलब 23 पे फोकस किए हुए हो और कोई पेपर टफ आया हुआ है तो आप नीचे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20-21 तक आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश में 24-25 वही इतना हो जाए। तो ये टारगेट लेके चलोगे तो यहाँ से आपको 23 मिल जाएगा, यहाँ से 23 मिल जाएगा और यहाँ से 21-22 मिल जाएगा। इसलिए आपका टारगेट ही 23-24-25 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से एक्यूरेसी मेंटेन करी, उसके बाद में कोई भी आपका 150 प्लस से नहीं रोक सकता, ठीक है। बड़े आराम से आप स्कोर कर सकते हैं।
तो यही था जो मुझे आपको इस वीडियो में मतलब क्लियरिफाई करना था, कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी थी। ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करो। 30-35 दिन आई थिंक बचे हुए हैं, बहुत अच्छे से आप इसे यूटिलाइज़ करिए और उसके बाद में फिर देखते हैं आगे, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।